नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। हमारा भाषा विज्ञान, हमारा व्याकरण आरंभ काल से, वैदिक काल से ही बहुत समृद्ध था। वैदिक ग्रंथों में हम इनकी समृद्धि के अंश पाते हैं। इतना समृद्ध था, भाषा साहित्य पर हमें इतना ज़्यादा पकड़ थी, इतना ज्ञान था जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती थी। वो अप्रतिम था, वो सिर्फ हमारे पास था, सिर्फ भारत के पास। वेदांगों में 6 हैं जिनकी मैं पिछले एपिसोड में एक चर्चा कर चुका हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसमें से आज व्याकरण के कुछ अंशों पर हम चर्चा करते हैं। व्याकरण क्या है? आमतौर पे ये सवाल होता है ना, व्याकरण क्या है? व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के रूप को स्थिर करते हैं, उसको स्वरूप को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसके अर्थ, उसके भाव का विस्तार क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण वो है जो किसी भी भाषा में स्थिरता प्रदान करता है, उसकी गहराई को व्यक्त करता है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है। जिस पद्य में, जिस श्लोक में, जिस छंद में जो भी भावनाएं पिरोई गई हैं, वो व्याकरण के माध्यम से ही हमें पता चलती हैं। तो ये व्याकरण का मतलब है। महर्षि पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी लिखा, ये भी व्याकरण ग्रंथ था। इन्हीं व्याकरण की व्याख्या में उसका विस्तार था। ये अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय थे और लगभग 3863 सूत्र थे। हर एक श्लोक जो था वो एक सूत्र के रूप में था, जो छंद के भिन्न भिन्न रूपों को व्यक्त करता था। बाद में इस पर महाभाष्य लिखे गए। पाणिनि ने इस पर टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा गया। फिर इसमें वार्तिकों का भी उल्लेख है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त का तात्पर्य यह है कि कोई भाषा, कोई किसी शब्द का अर्थ क्या है और क्यों है, मतलब किसी शब्द का या किसी भी वाक्यांश का मूल भाव क्या है और यही क्यों है। तो आप इसकी गहराई को समझिए। यास्क ने जिस निरुक्त की रचना की उसमें ये बताया गया कि किसी शब्द का भाव क्या है, किसी शब्द का अर्थ क्या है, किसी शब्द का वाक्य विन्यास क्या है और यही क्यों है, ये बताया गया। आप समझिए हमारे भाषा की गहराई को, हमारे व्याकरण, हमारे साहित्य की गहराई को। ऐसे थे हमारे वैदिक ग्रंथ। ये दुनिया के ज्ञान का मूल स्रोत हैं वैदिक ग्रंथ। जो विदेशी आए, खासतौर से बहुत से समय समय पर बहुत से चर्च के पादरी भी आए, ईसाई विद्वान, बहुत से सूफी संत आए, फारस से आए, अरब से आए और यूरोप से बहुत से आए, मंगोलिया और चीन से आए संत आए, बौद्ध संत आए। इसमें आप अनेक नाम जानते हैं। वेनसांग आया, फाहियान आया, इत्सिंग आया, अनेक आए। और कुछ क्रिश्चियंस के भी बहुत से धार्मिक गुरु आए यहाँ के ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए आए। बहुत से यहाँ के विश्वविद्यालयों में रहे, समझे, अध्ययन किया। बहुत से विद्वान ऐसे थे, धर्मगुरु ऐसे थे जो यहाँ से लेकर के पुस्तकों को गए और अपने यहाँ उनका अनुवाद किया। जब यूरोपियन आए, जैसे पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, इन सब ने यहाँ इस भारत को जानने के लिए, इस भारत के ज्ञान को जानने के लिए, लोगों के अंदर इस खुशी, इस उत्सुकता को जानने के लिए यहाँ के ग्रंथों का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद कराया। और अनुवाद ये अनायास अनुवाद नहीं था। उस अनुवाद के माध्यम से इन्होंने जानने की कोशिश की कि भारतीय ज्ञान विज्ञान में है क्या। जब उन्हें भारत के ज्ञान की गहराई का पता चला, तब उन्हें लगा कि भारत पर राज करना इतना आसान नहीं है।
भारत को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। जब तक इनके ज्ञान विज्ञान को न तोड़ा जाए, इनके ज्ञान की क्षमता को न तोड़ी जाए, उसे पंग न बनाया जाए, तब तक भारतीयों पर राज नहीं किया जा सकता। और जब तक राज करने की भावना न आए, तब तक यहाँ से दोहन नहीं हो सकता। चूँकि यूरोप भी वही था, यहाँ अप्रतिम धन था और ज्ञान का वैभव भी था, सांसारिक वैभव भी था, लेकिन लोगों में विरक्ति थी, उसके प्रति कोई लगाव नहीं था। जो अंग्रेज चाहते थे, उनको धन से लगाव था, उनको अन्य चीज़ों से, सुख और उपभोग की चीज़ों से लगाव था। वो जब यहाँ आए, उन्होंने देखा कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन उससे लगाव किसी को नहीं है। तो यहाँ के ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने यहाँ के साहित्यिक ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का अपनी भाषा में, अंग्रेजी में, कुछ ने फ्रांस में, कुछ ने जर्मन में उसका अनुवाद कराया, उसको जाना, पढ़ा, समझा। और तब एक मैकाले की थ्योरी आई कि यहाँ की नस्लों को अगर अपनी रंग में ढालना है तो यहाँ के ज्ञान विज्ञान को ही ख़त्म करो। एक ऐसी भाषा, ऐसा साहित्य और ऐसी अध्ययन की विधा विकसित करो जिससे भारत का युवा पढ़ें और हमारे मानसिक गुलाम हो जाए। और अंग्रेज़ों ने बड़ी तारतम्यता के साथ, बड़ी स्थिरता और गंभीरता के साथ और बड़ी चालों के साथ उसे लागू किया। उसके अवशेष आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना गौरव की बात बताते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो पब्लिक स्कूलों का जो अंग्रेज़ी शिक्षा और अंग्रेज़ी माहौल का जो अभी भी उसके चंगुल में हमारा समाज फंसा है, वो अभी भी चिंतनीय है। लेकिन बदलाव धीरे धीरे आते हैं। गुरुकुल की तरफ या आधुनिक शिक्षा भी अनिवार्य है। उस आधुनिक शिक्षा को अपनी परंपराओं के अनुसार ढालने में अभी समय लगेगा। शुरू हो चुका है। आगे आगे हमारा ज्ञान विज्ञान किस गति से आगे बढ़ेगा। हम आज भी शैक्षिक उन्नति कर रहे हैं और नए स्कूल कॉलेज नए परिवेश में नई तरह से पैदा हो रहे हैं, नई एनर्जी के साथ और उन पुरातन ज्ञान, पुरातन बोध के साथ। तो निश्चित रूप से ये नया रूप लेंगे। लेकिन आप सोचिए हमारे इस ज्ञान की गहराई को, इसको हर समय में हमारा ज्ञान सर्वोपरि था, वर्तमान में आज भी है। आज भी हमारे शिक्षा का स्तर जिस तरीके से उठ रहा है और विदेशों से लोग हमारे यहाँ तकनीकी ज्ञान हो, चिकित्सकीय ज्ञान हो या व्यापारिक ज्ञान हो, ये लेने के लिए बाहर के छात्र यहाँ आ रहे हैं। वो दौर फिर से शुरू होगा जो हमने पीछे छोड़ दिया या जो हमसे छीन लिया गया। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।